Fine. So today we will be starting with the B section, natural, damped, and forced vibrations. Okay. So let us begin first with natural vibration. Natural vibration क्या होता है कि every object around us, it is by itself vibrating at an atomic and molecular level. Okay. Everything is vibrating. और हम लोग अगर कोई भी force apply करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन में ही रहता है. हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते. वी विल नॉट बी एबल टू सी इट फ्रॉम द सरफेस, बट थिंग्स लाइक मेटल, थिंग्स लाइक सॉलिड, okay, these substances, they are already vibrating at a molecular level. So that will be called as natural vibration or free vibration. Free vibration, why? Because it is happening automatically. कुछ करने की जरूरत नहीं है. All the air molecules around us, all the metal, all the object, they are already having a very tiny amount of vibration. अभी इतना हाई नहीं है कि हम उसको सुन पाए, हम उसको ऑब्जर्व कर पाए. ठीक है. अनलेस एंड अनटिल कोई इंसान बाजू में आके एकदम जोर से कुछ आवाज नहीं करता, कुछ एक वाइब्रेशन, बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होता, हम लोग वो वाइब्रेशन नहीं सुन सकते. ठीक है. ऐसा जो टाइनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट वी कैन नॉट लिसन टू. ओके. अदरवाइज हमें पूरा दिन बैठ के सिर्फ वाइब्रेशन ही सुनाई देता. ओके. द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज नेचुरल पीरियड. ओके. एंड इट, अच्छा, नेचुरल वाइब्रेशन ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी. ओके. तो शेप एंड साइज विल डिटरमाइन कि क्या फ्रीक्वेंसी से कैसे वाइब्रेशन हो रहा है. ठीक है. नाउ लेट अस just one second. Fine. So that is called as a natural period. Okay. Natural period will be the total time required for completing one vibration. That is called as natural period. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि एक मॉलिक्यूल है, उसको पूरा एक वाइब्रेशन कंप्लीट करके ऊपर नीचे वापस बीच में आने के लिए जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल पीरियड. एंड इफ आई टेक द इनवर्स ऑफ द नेचुरल पीरियड, देन आई विल बी गेटिंग व्हाट? नेचुरल फ्रीक्वेंसी. ओके. जो भी इनवर्स जो पीरियड है उसका सिंबल टी रहेगा, तो अगर अपन 1/t लेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी एफ मिल जाएगा. ठीक है. So each and every body capable of vibrating vibrates with a constant natural frequency, and its amplitude of vibration remains constant. So frequency remains constant, amplitude remains constant. Okay. The natural vibration of a body actually occur only in vacuum. ओके. अच्छा, हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डैम्पिंग समझेंगे. डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? अभी वैक्यूम में अगर मैं लेके जाऊंगा कोई भी चीज़ को, इफ आई टेक एनीथिंग टू वैक्यूम, सो इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस नहीं है. ठीक है. सो देयरफॉर दीज मॉलिक्यूल्स आर वेरी फ्री एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग एंड दे कैन वाइब्रेट इजीली. बट अगर मैं इसकी बात करूँ, क्या बोलते हैं, एयर में अगर आ गया, वाटर में अगर आ गया, तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज वाइब्रेटिंग, इट विल बी अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग मीडियम. Air will try to reduce the frequency, or water will try to reduce the frequency even more. So if you bring it to a medium, then the frequency will go on reducing. So maximum frequency of any particular object is obtained only at what do you say, ये क्या बोलते हैं, वैक्यूम. वैक्यूम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. वैक्यूम से अगर हम लोग एयर में आ गए तो और भी कम हो जाएगा, वाटर में गए तो और भी कम हो जाएगा. ठीक है. This process in which the amplitude is reduced, that is called as damping. Okay, we will study about in damped oscillation. Vibration does not remain constant, but it continuously decreases. Okay, तो अगर तुमने पेंडुलम को तुमने अगर एक्सटर्नल खींच के छोड़ दिया, तो फिर थोड़ी देर बाद पेंडुलम आके बीच में रुक जाएगा. वाइब्रेशन भी तुमने अगर तुमने टेबल के ऊपर जोर से ऐसा हिट कर दिया, तो टेबल पे एक वाइब्रेशन होगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल स्टॉप. ओके. बट इफ यू टेक इट इन वैक्यूम एंड इफ यू हिट इट, देन द वाइब्रेशन विल गो ऑन हैपनिंग कंटिन्यूअसली. The periodic vibration of a body in the absence of any external force on it are called as natural or free vibration. For example, let's take the example of it. A bob of a simple pendulum is displaced slightly from the mean or the rest position. तो क्या है, एक पेंडुलम है, वो पेंडुलम को मैंने थोड़ा सा साइड में से उठा के मैंने छोड़ दिया. ठीक है. एक बच्चा सीसॉ में नहीं, सीसॉ नहीं, क्या बोलते हैं उसको, झूले को क्या बोलते हैं, स्विंग पे बैठा हुआ है. स्विंग पे बैठ के उसको मैंने स्लाइटली पीछे खींच के छोड़ दिया. So automatically that pendulum, that child will go on moving to and fro in that particular direction. That is called as a natural vibration. कॉन्स्टेंटली तो कोई फोर्स काम नहीं कर रहा ना उसके ऊपर, ऑटोमेटिकली वो होते जा रहा है. और कुछ टाइम बाद बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, कुछ टाइम बाद आके वो रुक भी जाएगा. ऐसा नहीं कि बच्चा जिंदगी भर झूलता ही रहेगा. आफ्टर सर्टेन टाइम दैट झूला विल कम टू रेस्ट. So that frequency can be given as f is equal to 1/2 pi root of g by l, where g is the acceleration due to gravity and l is the length of the swing, length of the pendulum wire. Okay, तो अगर मैं लेंथ को बड़ा करूंगा तो फ्रीक्वेंसी छोटा हो जाएगा, because l exists in the denominator. Okay, f and l, if you observe, they are inversely proportional. f ऊपर है, l नीचे है. So if l increases, f will decrease. Okay, और f और g जो है वो directly proportional है. So as the gravity increases, the frequency of the vibration will also go on increasing. तो अर्थ पे सपोज ये फ्रीक्वेंसी में ऐसा आगे पीछे हो रहा है. अगर मैंने उसको उठा के जाके मैंने सन पे रख दिया, सन में ग्रेविटी ज्यादा है, सो इट विल नाउ हैव हायर फ्रीक्वेंसी, बहुत फास्ट वाइब्रेट होगा.
और अगर मैंने अर्थ से उठा के जाके मून में जाके रख दिया, मून के सरफेस पे, तो एकदम धीरे 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 वाइब्रेट होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और ग्रेविटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, फिर एग्जांपल क्या रहेगा, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग पे मैंने एक लोड मैंने रखा और मैंने स्प्रिंग को खींच दिया, तो कैसे स्प्रिंग आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ट्यूनिंग फॉक, तुमने ट्यूनिंग फॉक तुम्हारे स्कूल के लेबोरेटरी में देखा होगा। ट्यूनिंग फॉक, द फ्रीक्वेंसी ऑफ, अच्छा आई फॉरगॉट दिस थिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, F is equal to 1 upon 2 pi root of k by m, where k is the force constant of the spring, it depends upon the material of the spring, and m is the mass of the spring, नहीं mass of the load, के मतलब वो स्प्रिंग के ऊपर कितना वजन मैंने लटका के रखा है। ठीक है, फिर ट्यूनिंग फॉक होता है। ट्यूनिंग फॉक का मतलब क्या, यू मस्ट हैव सीन ट्यूनिंग फॉक at your school, this thing, what do you say, laboratory. It is like ये ऐसा टाइप का एक चीज होता है, I'll just draw and show you up. Okay, ऐसा टाइप का एक ये होता है, तो ये हो गया ट्यूनिंग फॉक। ये जो है ना, इसको और इसको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। तो इफ आई हिट इट अगेंस्ट रबर पैड या फिर कोई भी चीज़ के ऊपर मैं अगर हिट करूंगा, तो ट्यूनिंग फॉक का जो ये प्रॉन्ग है ना, बोथ ऑफ दीज प्रॉन्ग दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन दिस मैनर, दे विल प्रोड्यूस सम टंग काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ एन आवाज। ओके, सो दिस इज ऑल्सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एक बार हिट करने के बाद डायरेक्टली वो नेचुरली ही ये होता रहेगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा होता रहेगा, आफ्टर सर्टन टाइम, क्योंकि वो अर्थ के ऊपर है, ग्रेविटी और एयर है, तो थोड़ा टाइम बाद वो रुक जाएगा। ठीक है, व्हेन वी स्ट्राइक द कीज ऑफ अ पियानो, ओके, पियानो है, गिटार है, तुमने उसको एक बार तुमने इसको प्लग कर दिया, तो फिर वो पियानो गिटार साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फ्लूट, फ्लूट के अंदर तुमने फूक मार दिया अगर, ओके, सो देयरफॉर अगेन यू विल ऑब्जर्व के फूक मारने के बाद a certain amount of sound is produced inside this thing, that is air molecule vibrating, and it will not be continuous, थोड़ा टाइम बाद वो भी रुक जाएगा। and frequency of the sound produced inside the flute is inversely proportional to the length of the air column। मतलब डायरेक्टली अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, तो लेंथ ऑफ द फ्लूट, तो अगर फ्लूट का लेंथ छोटा है तो फ्रीक्वेंसी बड़ा है, और अगर फ्लूट का लेंथ बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी छोटा है। तो इसलिए तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि जो फ्लूट होता है उसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे होल रहते हैं। ठीक है, और जो फ्लूट प्लेयर क्या करता है, वो होल के ऊपर वो फिंगर रखता है, अलग अलग होल के ऊपर वो फिंगर रख के वो लेंथ चेंज कर सकता है कि कितने लेंथ पे एयर वाइब्रेट होगा। तो बाय चेंजिंग द लेंथ ही इज एक्चुअली चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, hence a single flute can be used to produce multiple frequencies। okay, fine। Now there are two types of flute, there are two types of column, air column। अगर मैं बोलूँगा air column, an organ pipe which is open at both the end, ऊपर भी खुला है नीचे भी खुला है, तो वहाँ पर the different mode of vibration of frequency are in the ratio 1:2:3। ठीक है, तो पहले अज्यूम कर लो कि फर्स्ट होल पे अगर मैंने उंगली रखा तो 25 हार्ट्स का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड में उसका डबल रहेगा, 25 का डबल क्या है 50, फिर थर्ड में क्या रहेगा 75, ऐसा करके ये ऑर्डर में चलेगा। द फ्रीक्वेंसीज विल बी इन दिस रेशियो 1:2:3, मतलब अगर 25 है तो 25, 50, 75, अगर 100 है तो 100, 200, तो ऐसा करके हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है। बट इफ द पाइप इज क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब एक एंड से पाइप खुला है और दूसरे एंड से पाइप बंद है, ठीक है, एक सिलेंडर की तरह, ढक्कन खुला हुआ है बट नीचे बेस बंद है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आर एग्जिस्टिंग इन दिस रेशियो 1:3:5। सो इफ योर फर्स्ट होल पे अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी इज 25, then afterwards it will be not 50, it will be 25 into 3 is a ये 75, फिर 75 के बाद क्या आएगा 125। ठीक है, ऐसा करके 25 5 is 125। तो यहाँ पर if it is open at both the end, then the frequency are present in this ratio 1:2:3, and if it is closed at one end or open at the other end, then the frequency are present in this ratio 1:3:5। okay, when the string in the instrument like sitar, guitar, violin is once plucked, the transverse vibration of a definite natural frequency is produced। okay, यहाँ पे frequency is inversely proportional to the radius of the string, frequency is directly proportional to the length of the string, frequency is directly proportional to the root of the string, root of the tension of the string। tension हम लोग कैसे change कर सकते हैं, I can change the tension by तुमने देखा रहेगा गिटार जब लेते हैं ना, तो उसको डायरेक्टली प्ले नहीं करते, उसको पहले सेट करते हैं, उसका एक मशीन आता है, वो मशीन से गिटार के वायर को हम लोग ऐसा घुमा घुमा के सेट करते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वायर के अंदर, गिटार का जो वायर है उसके अंदर का टेंशन। okay, so basically by changing the tension we can change the frequency of the sound produced in that। okay, so F is equal to 12 T pi r square D। okay, so ये वैल्यू रहेगा फ्रीक्वेंसी का। L is the length, T is the tension, R is the radius, and D is the density of the material with which the wire was made। अगर कॉपर का वायर है तो
कॉपर का डेंसिटी, एल्यूमिनियम का वायर है तो एल्यूमिनियम का डेंसिटी, सो वी विल टेक द डेंसिटी over here. Okay, fine. Now let us go to the next topic. A string of a given length stretch between its end under a given tension can be made vibrate in different. हाँ, तो अगर एक string है, मैंने दोनों end पे अगर मैंने उसको अटका के रख दिया, I have a string, I have tied at both the ends, तो अगर मैं उस string को plug करूँगा तो वो भी vibration start कर लेगा. Okay, fine. इसका 2f 3f होता है, तो initially it will be having just one loop. उसके बाद अगर frequency और increase कर दिया, it will be having two loops. Okay, let me just explain to you in a different manner. Okay, just wait. Just one second. Let me just open an image, तो बराबर से समझ में आएगा वो. एक सेकंड. हाँ, ये देखो. Let me go back to the screen. कहाँ है? हाँ, अच्छा अभी ये दिख रहा है. यहाँ पे देखो, ये वाला अपना इमेज जो है, ठीक है. यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ओवरटोन होता है. ओवरटोन में इफ यू ऑब्जर्व दिस इमेज वेरी केयरफुली, then you will see that initially only one loop is formed. ये जो वायर है, ये 1 और 0 यहाँ पे दोनों एंड पे ये प्लग्ड है, बांध के रख दिया उसको, ठीक है. तो अभी क्या होगा, अभी ये सिर्फ एक लूप प्रोड्यूस करेगा. इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू टू लूप्स, ठीक है. तो और एक लूप का लेंथ कितना रहेगा, हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ. अगर वायर अभी 1 मीटर का है तो एक लूप का लेंथ रहेगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज अगर कर दिया तो फिर 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप. इफ आई गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, then the number of loops inside the wire will also continuously go on increasing. Okay, understood? So this is what they're talking about, that number of loops which is formed. Okay, let's go back to the textbook. Fine. उसका लेंथ का भी उसका दिया हुआ है, दैट विल, हाँ यहाँ पे नीचे तो डायग्राम दिया हुआ है, तो मैंने, अच्छा, दिस इज द प्रिंसिपल नोट. इनिशियली इट इज फॉर्मिंग ओनली वन लूप, देन द टू नोट्स, देन द टू लूप विल बी फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट सब्सिडियरी और फर्स्ट ओवरटोन. दिस इज कॉल्ड एज सेकंड सब्सिडियरी, ठीक है. अभी ये चीज याद रखो, हमेशा नंबर ऑफ लूप से सब्सिडियरी एक कम रहेगा. ये देखो यहाँ पे 2 लूप है ना, तो फर्स्ट सब्सिडियरी. यहाँ पे 3 लूप है तो सेकंड सब्सिडियरी. अगर 5 लूप रहेगा तो फोर्थ सब्सिडियरी. Okay, so the number of subsidiary is always less by 1 than the number of loops. Okay, so these are all different examples of natural frequency. Yeah? Nature of natural vibration. Okay, if we are taking it in a vacuum, then the nature of vibration will remain the same. It is an ideal condition. No matter what happens, the amplitude will remain the same. ठीक है, ये same amplitude पे vibration करता रहेगा, उसका vibration change होता है, होगा ही नहीं. As the time increases, I will see that the amplitude has not been changed. Okay, so this is what do you say, ideal condition. But we on earth do not have ideal condition. यहाँ पे अपने अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे वी सी डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड वाइब्रेशन. डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब क्या होता है, पीरियडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो रेजिस्टिव फोर्स में क्या क्या है हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स में है ग्रेविटी है, एयर है, वाटर है, ये सब ये है, ठीक है. इन डैम्प्ड वाइब्रेशन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल और रेजिस्टिव फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या रहेगा, सपोज यू हैविंग अ स्प्रिंग, देन स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा इनसाइड द बॉडी टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, इफ यू हैविंग अ पेंडुलम का वायर को तुमने अगर प्लग कर दी, गिटार के वायर को अगर तुमने प्लग कर दिया, तो गिटार का वायर भी अपना ओरिजिनल लेंथ पे आने का ट्राई करेगा, ठीक है, उसको ऐसे लूप फॉर्म में नहीं रहने का. तो इट्स कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स. और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है, मतलब जो बाहर का जो है, इफ द गिटार इज प्लेस इनसाइड द एयर, अगर एयर के अराउंड है तो एयर मॉलिक्यूल्स, देन वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट, ग्रेविटी, दैट विल आल्सो ट्राई टू ब्रिंग द ऑसिलेशन बैक टू जीरो. अगर एक स्विंग पे एक बच्चा बैठा हुआ है तो बच्चे को थोड़ी देर बाद ग्रेविटी वापस बीच में लाके रोक के रख देगा, ठीक है. So and that is called as frictional force. Okay, so energy of a vibrating body continuously dissipates मतलब कम होते जाता है in doing work against the force of friction, and so its amplitude is also go on decreasing. After some time when it has lost all the energy, it stops vibrating at all. तो कुछ भी vibration उसमें नहीं होता, बीच में आके it stops. Okay, and the rate at which the surrounding the rate at which the energy is lost to the surrounding depends upon the nature of the surrounding. Okay, अगर air पे है तो 10 सेकंड के बाद आके रुकेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वही चीज मैंने अगर वाटर में रख दिया तो फिर वाटर तो और डेंस है ना, वो 10 सेकंड नहीं, वो 2 सेकंड में आके रेस्ट पे लाके रख देगा, ठीक है. तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स वो डिपेंड करेगा कि एक्सटर्नल तुमने कौन से मीडियम के अंदर रखे हो, ठीक है.
So hence we can say that the damped vibration, actual जो vibration होता है वो ऐसा होता है. Originally it starts with maximum amplitude, and as the time goes on increasing, the amplitude will also go on increasing. Hence after some time it will come to rest. तो ऐसे टाइप के रियल वाइब्रेशन हम लोग देखते हैं हमारे अराउंड कभी भी, unless and until you go to space and if you conduct vibration का experiment, you will never be able to observe this kind of a vibration where amplitude remains constant. ये ऐसा नहीं होता, हमेशा सेकेंड जो साइकिल है फर्स्ट साइकिल से कम ही रहेगा, ये याद रखो, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन. एग्जांपल डैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब क्या है? व्हेन अ स्लिम ब्रांच ऑफ ट्री इज पुल्ड, ठीक है, तो अगर तुमने एक ट्री के ब्रांच को तुमने थोड़ा खींच लिया, तो ट्री का जो ब्रांच है थोड़ा वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के बाद ऑटोमेटिकली वो रेस्ट पे आ जाएगा. और ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन स्ट्रोक्ड ऑन अ रबर पैड एग्जीक्यूट्स द डैम्प वाइब्रेशन इन द एयर. ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो तुमने रबर पैड के ऊपर तुमने हिट किया तो ट्यूनिंग फॉर्क स्टार्टिंग में वाइब्रेट होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद डैम्प्ड वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ एयर इट विल कम टू रेस्ट. Oscillating pendulum in air come to rest. The vibration of a loaded spring in air comes to rest. So everything normal vibration in air in on earth we will see it will come to rest. There is no motion, remember that there is no motion on earth which will go on continuously. तुमने अगर बहुत जोर से भी अगर एक बॉल को हिट किया तो फिर वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर अप करेगा, लेकिन एक देर के बाद आके वो रुक जाएगा. ऐसा नहीं कि मतलब कि बॉल आगे जाते जाएगा कभी रुकेगा ही नहीं. ओके, fine. So there's a differentiation between natural and damped vibration. The amplitude of the natural vibration remains constant. In damped, it will go on decreasing. There is no loss of energy. In natural vibration, loss of energy remains constant. Okay, why? Because we are not considering any external resistive forces. But in damped, some loss of energy is there in the form of heat also. Heat कैसे? देखो एकदम गर्म नहीं हो जाएगा, but there will be heat at a very subatomic level. हमको ये पता है कि heat भी vibration ही होता है. तुम एक काम करो, अपने हाथ को लो और हाथ को एक दूसरे के ऊपर तुम रब करो, हाथ गर्म हो जाएगा. सो व्हेन थिंग्स वाइब्रेट, व्हेन थिंग्स आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, हीट इज जनरेटेड. सो व्हेन दीज मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग दे आर रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड. Okay, no external force acts on the vibrating body in natural, and in damped there is external force like restoring force, frictional force, damping force सब काम करता है. The frequency of the vibration remains depends on the size and the shape of the body. यहाँ पे frequency of the vibration is less than the natural frequency. Okay, obviously damped natural से ऐसे ही रहेगा क्योंकि damped air और water की वजह से उसके इफेक्ट को कम कर देगा. ठीक है, फिर क्या आता है? फोर्स वाइब्रेशन. अब फोर्स वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? फोर्स वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि आई एम अप्लाइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज कॉजिंग माय ऑब्जेक्ट टू वाइब्रेट. द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी व्हिच टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स. अच्छा, दैट फोर्स इज आल्सो पीरियोडिक, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम हिट किए जा रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन. अब एकदम बेसिक तुमको एग्जांपल मैं देता हूँ कि फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है. तुम एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है, ठीक है, तुमने एक बार गए वो बच्चे को तुमने जाके पीछे खींच के उसको छोड़ दिए. अब वो बच्चा नेचुरली आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते जा रहा है. So this is what this is natural vibration. Okay, and after and this is damped natural vibration because obviously that kid is present on the earth surface जहाँ पे gravity, air resistance सब कुछ है. थोड़ा टाइम बाद आके वो रुक जाएगा. Okay, now that child is wanting more. He tells you that okay fine, मुझे continuously मुझे झूला झूलने का है. तो तुम क्या करोगे? तुम वो बच्चे के पीछे खड़े रहोगे. एक बार तुमने हिट किया, बच्चा आगे जाएगा. वापस जब पीछे बच्चा आएगा तुम उसको वापस हिट करोगे, है ना? फिर वापस जब बच्चा पीछे आएगा तुम उसको वापस हिट करोगे. तो अगर तुम ये मेथड अप्लाई करोगे तो फिर वो बच्चा थोड़ा टाइम बाद आके, जब तक तुम उसको हिट करते रहोगे तब तक वो रुकेगा नहीं, तब तक उसका झूला चलता रहेगा. ओके, एंड इफ यू आर हिटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, लाइक हर 2 सेकंड के बाद तुम एक धक्का मार रहे हो और 2 सेकंड में बच्चा पीछे आ रहा है, ठीक है, वो बच्चे का जो मोशन है और तुम्हारा जो मोशन है वो 2 सेकंड में एकदम सिंक करके रखा हुआ है, देन वी विल कॉल इट एज पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ओके, सो दिस इज फोर्स्ड वाइब्रेशन. वो बच्चा जो है वो नेचुरली वाइब्रेट नहीं हो रहा आगे पीछे. नेचुरली तो वाइब्रेट होता तो फिर वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता, बट यू आर फोर्सिंग दैट swing to vibrate more and more. Okay, so that is called as force vibration. Okay, so there is external periodic force which causes our object to vibrate more and more, that is called as forced vibration. इसका एग्जांपल देखो दिया रहेगा, यू कैन डू एनी 1-2 एग्जांपल्स. अच्छा, नीचे का पार्ट कुछ मिला क्या देख लेता हूँ मैं, एक सेकंड. By executing the force vibration is the secondary upon by 3 forces: the restoring force, frictional force and the external periodic force. तो पहले restoring force और frictional force था ही. Restoring force inside the object to come at rest, frictional force which is water and air and everything, and now the third force antagonist is you pushing that boy again and again, the external periodic force. Okay, so therefore it is no longer naturally vibrating, it is having a driving force, and hence that external force is also called as the driving force क्योंकि वो अपने मोशन को आगे लेके जा रहा है, ठीक है, रोकने नहीं जा रहा, ठीक है. So therefore
This is different from natural frequency. The amplitude of oscillation is very, very small, but if the frequency of the external force is exactly equal to the natural frequency of the vibrating body, the amplitude of the oscillation is very, very large. ये concept जो इसको हम लोग बोलते हैं resonance से हम लोग आगे देखेंगे. ये जो paragraph है ना, ये paragraph अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि देखो next concept जो है ना resonance, वो पूरा इस paragraph को in detail explain करता है. So just remember that कि normally if the object का natural frequency और हमारा जो forced frequency है, अगर match नहीं कर रहा, तो frequency कम रहता है. और अगर ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और हमारा जो फोर्स फ्रीक्वेंसी है, अगर वो मैच कर गया, then the object will start vibrating with maximum amplitude. The amplitude of the oscillation will be very, very large. This phenomena is called as resonance. We'll study आगे जाके, अभी सिर्फ ये ध्यान में रखो, ठीक है. Now examples of forced vibration. First, when a stem of a vibrating tuning fork is pressed against the top of a table, the tuning fork starts vibrating. Okay. एंड द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द टेबल टॉप आर द फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि तुमने क्या किया, अब ट्यूनिंग फॉक को जाकर तुमने टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है. तो ट्यूनिंग फॉक तो वाइब्रेट हो ही रहा है, उसकी वजह से ट्यूनिंग फॉक का जो प्रोंग है बार बार टेबल को हिट करेगा, तो टेबल भी वाइब्रेट होगा. और टेबल को तो ट्यूनिंग फॉक एक बार नहीं, बार बार टंग 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 इट इज हिटिंग इट अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऑफ विच दैट टेबल विल नाउ हैव फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है. द टेबल टॉप हैज अ मच लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया than the tuning fork, so the force vibration on the tabletop sends forth a greater energy and produces a louder amount of sound. Because tuning fork has a smaller area and tabletop has a larger area, hence sound produced by the tuning fork will be less and sound produced by the table will be more louder, ठीक है. नेक्स्ट, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द डायफ्राम ऑफ अ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन तुमने देखा रहेगा, अपना जो साउंड जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ, माइक वाइक वगैरह, उसके अंदर एक मशीन, एक पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम. दिस मशीन, दिस पार्ट, डायफ्राम का काम क्या है. डायफ्राम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अकॉर्डिंग टू द साउंड. साउंड वाइब्रेशन है ना, तुम साउंड के वाइब्रेशन को फील भी कर सकते हो, ठीक है. कभी कभी अगर तुम्हारे बाजू में से अगर जोर का लाउड स्पीकर अगर रहेगा, एकदम धुम 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 करके जो आवाज आता है, वो हमको अंदर वाइब्रेशन फील होता है, हमारे टेबल के ऊपर ग्लास हिलने लग जाता है, वाइब्रेट होने लग जाता है. डायफ्राम इज वेरी टाइनी, इट इज ऑल्सो एबल टू डिटेक्ट वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ वाइब्रेशन. तो डायफ्राम कंटिन्यूसली बाहर के एक्सटर्नल साउंड की वजह से डायफ्राम वाइब्रेट होते रहता है. ओके, hence diaphragm is also an example of forced vibration. In a guitar, an artist applies the periodic force on the string. तो मतलब गिटार एक बार हिट करके नहीं छोड़ा, जो गिटारिस्ट होता है वो टंग 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 बजाते रहता है वो, ठीक है. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक टंग करके छोड़ दिया, तो दैट गिटारिस्ट इज कंटिन्यूसली अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, hence that guitar is continuously producing certain amount of sound, ठीक है. इन अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक फॉर एग्जांपल पियानो, जो ये पॉइंट है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये होता है, क्या बोलते हैं, हम लोग गिटारिस्ट, पियानिस्ट वगैरह, फ्लूट वाला जो पर्सन है, तुमने देखा रहेगा कि पियानो जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है. नॉर्मल जो पुराने ज़माने का जो पियानो है वो एकदम टेबल जितना बड़ा होता है, और उसमें बहुत लंबे लंबे वायर रहते हैं. वाई, बिकॉज द ग्रेटर इज द सर्फेस एरिया वी हैव सीन, क्योंकि टेबल का सर्फेस एरिया बड़ा था, तो इट प्रोड्यूस अ लार्जर अमाउंट ऑफ साउंड. सो इफ आई एम हैविंग अ लार्जर सर्फेस एरिया, देन वी विल बी हैविंग लार्जर साउंड. तो हेंस यू हैव सीन दैट कि पुराने ज़माने का जो पियानो और सब वो सब था, वो सब बड़े बड़े सर्फेस पे थे. इट वाज अ वेरी बिग मशीन. इनफैक्ट देयर इज अ मशीन, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, आई थिंक इट इज ज़ेनोफोन और समथिंग लाइक दैट. वो पुराने ज़माने के चर्च में हुआ करता था, ठीक है. कभी तुमने मैं आई विल सेंड यू अ फोटो आफ्टरवर्ड्स इन व्हाट्सएप ग्रुप. तो ये जो चर्च के अंदर जो गिटार होता था, सॉरी पियानो होता था, पियानो, उस पियानो पे इतने बड़े बड़े कॉलम्स लगे हुए थे, दे यूज्ड टू बी लाइक 1 स्टोरी 2 स्टोरी टॉल बिल्डिंग जितना, ठीक है. तो वो वायर स्ट्रेट स्ट्रेट वर्टिकल लगे हुए थे. Okay, so these vertical wires, they used to produce a very high amount of sound. So person playing piano inside that church, they used to play some kind of a religious music वगैरह कुछ था वहाँ पे. He could produce a sound which could travel a very large amount of area. तो पुराने ज़माने में तो speaker वो सब तो थे नहीं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर वगैरह जो हमारा साउंड बहुत दूर तक का स्प्रेड कर सके. तो पुराने ज़माने में by constructing big pianos, big columns, they created a machine which could send sound over a very long distance. Okay. नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन, ठीक है. नेचुरल वाइब्रेशन में क्या होगा, द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल वाइब्रेशन. द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी इन अ मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, वो फोर्स रहेगा. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी फोर्स वाले में एक्सटर्नल के ऊपर डिपेंड करेगा, वो गिटारिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि गिटार कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. ओके. Then frequency of the vibration remains constant. यहाँ पे frequency goes on continuously changing. Amplitude, so basically it's one and the same thing. Okay. Let us study this topic, resonance. Okay, let me just see how much topic is left. अच्छा, resonance का application भी बाकी है. अच्छा, आज मैं resonance का introduction करा देता हूँ मैं.
उसके आगे का हम लोग कल देख लेंगे, हाफ दो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते, बिकॉज इन वन पार्ट आई थिंक इट विल बी वे टू मच बिग. Let me read the law of resonance first. Okay, this is the blue box they have given. Okay, resonance is a special case of forced vibration when the frequency of the externally applied periodic force on a body is equal to its natural frequency. The body readily begins to vibrate with an increased amplitude. This phenomena is known as resonance. Okay, अब इसका मतलब क्या होता है? अब मैंने तुमको ये बताया कि हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना खुद का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते जा रहा है वो, ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटिंग विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो तो अपने को पता है. अभी अगर मैं उसके ऊपर एक्सटर्नल अगर फ्रीक्वेंसी दे दूंगा, ठीक है, एक्सटर्नल अगर फ्रीक्वेंसी दे दूंगा तो इट विल बी नाउ हैविंग फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी. तो अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, सपोज नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्स, और जो मैं एक्सटर्नल जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ अगर वो भी हो गया 50 हर्ट्स, तो 50 हर्ट्स का नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल एंड एक्सटर्नल इज मैच्ड. So now the object will start vibrating with maximum amplitude. ओके, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने के बाद एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट बहुत जोर से वाइब्रेशन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. ओके, आई विल शो यू एन एग्जांपल आल्सो, जस्ट वन सेकंड, आई विल शो यू अ वीडियो in which you will understand. Okay, now look at this thing. Now यहाँ पे हम देखेंगे this is a Tacoma bridge. Okay, Tacoma bridge is a bridge made somewhere. I don't know exactly the place, but it is a bridge which is been made at a particular place. Okay, तो हर एक, मैंने तुमको बताया था कि हर एक मेटल, ओके, हर एक चीज का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक होता है. तो दैट ब्रिज वाज नेचुरली वाइब्रेटिंग विद अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. अब क्या होगा कि वो ब्रिज के ऊपर हवा भी बहने लग गया. दैट एयर इज आल्सो हैविंग इट्स ओन एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी. बिकॉज ऑफ दैट एयर सम अमाउंट ऑफ फोर्स फ्रीक्वेंसी वाज डन ऑन दिस थिंग. तो ब्रिज का फ्रीक्वेंसी सराउंडिंग एयर का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया. तो नाउ ब्रिज स्टार्टेड वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम दिस थिंग. जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल. ओके, प्रूव दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तुम्हारे अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो भी फ्रीक्वेंसी में है. ये देखो, resonance is the constructive interference of two waves with the same frequency. Are you looking at this particular bridge? ये ब्रिज इतना वाइब्रेट होने लग गया था. wind is matching the bridge natural frequency. The frequency of the surrounding wind and the frequency of the bridge is not same. ठीक है, every object has a natural frequency which can be matched to create a constructive or destructive force. Okay, तो naturally speaking ये bridge was not able to survive. Okay, so every bridge which is now being made, they also have to go study this example. Okay, फिर glass का देखो. ठीक है, ये तुमने देखा भी रहेगा, बहुत सारे ओपेरा सिंगर रहते हैं, तुमने देखा रहेगा ओपेरा सिंगर क्या करते हैं, ग्लास लेके खड़े रहते हैं एंड दे स्टार्ट सिंगिंग, ऐसा करे गाना गा रहे हैं, और एक टाइम के बाद आके ग्लास टूट जाएगा. तो ग्लास का भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, इट इज वाइब्रेटिंग विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड एक्सटर्नली दैट सिंगर इज आल्सो हैविंग हर ओन फ्रीक्वेंसी एंड शी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हर फ्रीक्वेंसी, बढ़ रहे हैं. एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब सिंगर का फ्रीक्वेंसी और ग्लास का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया है. Now that glass will start vibrating with maximum amplitude and it will break down. The two waves have enough energy to separate the bond in the solid of atoms of a solid, which may make an object break. Okay, so this is an example of resonance. Okay, तो ये रेजोनेंस जो है बहुत ये क्या बोलते हैं हम लोग अलग अलग जगह पे देखते हैं. ओके, लेट अस गो बैक टू दिस थिंग. आई होप कि तुम्हें रेजोनेंस समझ में आया होगा अभी. तो हर एक चीज़ का हमारे अराउंड एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज़ हमारे अराउंड वाइब्रेट कर रही है, भले हमें सेंस ना हो लेकिन वाइब्रेट कर रही है. और अगर उसके अराउंड जो एयर मॉलिक्यूल से, वाटर मॉलिक्यूल से हम अगर गाना गा रहे हैं, हम कोई साउंड बजा रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो फ्रीक्वेंसी और उस ऑब्जेक्ट का फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गया, देन इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. वो जोर जोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर लेगा, और दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट रेजोनेंस मींस. ओके, ना उसके आगे क्या है, देयर आर मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस एंड वी विल स्टडी दिस एग्जांपल्स ऑफ रेजोनेंस in the next lecture. Okay, so I hope that you understood this. Okay, if you're having any doubt, then just give me a message. फिजिक्स को ऐसा ऑनलाइन एक्सप्लेन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, आई नो. ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर फाइन, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट लेक्चर अगेन. ओके, आई जस्ट वांट योर टॉपिक टू बी एब्सोल्युटली क्लियर. ओके,